अच्छा जी, आज की क्लास शुरू करते हैं हम। अच्छा, हमने लास्ट क्लास में आपके साथ जॉइंट बाय प्रोडक्ट्स का टॉपिक स्टार्ट किया। तो हमने आपको सबसे पहले ये बताया कि जॉइंट प्रोडक्ट्स और बाय प्रोडक्ट्स में फर्क क्या है। तो हमने कहा कोई भी ऐसे एक प्रोसेस से दो प्रोडक्ट्स बने या तीन प्रोडक्ट्स बने या चार प्रोडक्ट्स बने वो जॉइंट है, और एक्सीडेंटली कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनती है तो हमने उस प्रोडक्ट को क्या नाम दिया बेटा? बाय प्रोडक्ट का। ठीक है। फिर आपको डायग्राम दिखाई कि एक पॉइंट पे आके पता लग जाता है ये जॉइंट है या बाय। हमने उस पॉइंट को स्प्लिट ऑफ पॉइंट या पॉइंट ऑफ सेपरेशन का, उससे पहले की कॉस्ट को जॉइंट कॉस्ट कॉमन कॉस्ट का, बाद की कॉस्ट को फर्दर कॉस्ट सेपरेबल कॉस्ट। ठीक है। आपने कहा सर ये तमाम चीजें अकाउंटिंग में हमें क्यों पढ़ाई जा रही हैं? तो मैंने कहा जॉइंट बाय प्रोडक्ट्स की वजह से अकाउंटिंग में कुछ प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। असल में उन प्रॉब्लम्स का क्या ढूंढना है? सॉल्यूशन। ठीक है, इसलिए ये टॉपिक जो है ना वो हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो आपने कहा सही है। पहली प्रॉब्लम क्या? हमने पहली प्रॉब्लम बताया, हाउ शुड जॉइंट कॉस्ट बी अपोर्शन्ड। जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन कैसे किया जाए? तो हमने अपोर्शनमेंट के आपको दो मेथड्स बताए, फिजिकल आउटपुट बेसिस, सेल्स वैल्यू बेसिस। आज उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। फिजिकल आउटपुट बेसिस में आपने रेशो लेना है यूनिट्स प्रोड्यूस्ड का, और सेल्स वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस्ड यूनिट्स में आपने रेशो लेना है सेलिंग प्राइस इनटू यूनिट्स प्रोड्यूस्ड का, और उसकी बेसिस पर पोर्शन करना है। दोनों से अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है तो हमने कहा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालना कोई टेंशन नहीं है, बस कॉस्ट अपोर्शन डिवाइडेड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू क्लोजिंग स्टॉक यूनिट से ये काम आप कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास जो है वो प्रॉब्लम नंबर 2 है, whether to sell product at split off point और process further। मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा, इसकी दो एग्जांपल्स कराऊंगा, और उसके बाद फिर मैं आपको एक हैंडआउट शेयर करूंगा जो आपको खुद करना होगा, प्रॉब्लम 1 और प्रॉब्लम 2। फिर हम आखिर में प्रॉब्लम नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, अब प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है? whether to sell product at split off point और process further। समझ नहीं। कंपनी है टोयोटा। बेटा टोयोटा कंपनी गाड़ी बनाना शुरू करती है, कोरोला। प्रोसेस चलाती है, प्रोसेस कंप्लीट होता है तो कोरोला गाड़ी बन जाती है एक्सएलआई। कोरोला गाड़ी बन जाती है कौन सी? एक्सएलआई। अब टोयोटा कंपनी एक्सएलआई को मार्केट में लेट सपोज 20 लाख का बेच देती है। एक्सएलआई को 20 लाख का बेच देती है, लेकिन आपको पता है टोयोटा के पास एक और ऑप्शन होता है, वो एक्सएलआई को फर्दर प्रोसेस करें, फर्दर प्रोसेस करें, उसमें पावर विंडोज लगाएं, उसमें एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम लगाएं, और उसको अपग्रेड करके बना दें जीएलआई, और फिर उसको 23 लाख में बेचें। देखा आपने ये मार्केट में कि टोयोटा जब गाड़ी बनाता है एक्सएलआई रेडी हो जाती है, एक्सएलआई को बेचता है, लेकिन एक और ऑप्शन भी होता है यार, उसको फर्दर मॉडिफाई किया जाए, फर्दर प्रोसेस किया जाए, फर्दर प्रोसेस करके जीएलआई बनाया जाए। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है जीएलआई के थ्रू भेजा जाए। ठीक है ना, यही आपका डिसीजन है कि वेदर टू सेल प्रोडक्ट एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। ये जो स्प्लिट ऑफ पॉइंट है ना, जहां प्रोडक्ट रेडी हो गई है वहीं बेच दें, या उसको फर्दर प्रोसेस करके जीएलआई बना के बेचें। समझ रहे हो? ये मैंने कहा ना, पहले मर्ज तो समझो फिर सॉल्यूशन समझ आएगा। वेदर टू सेल प्रोडक्ट एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट और प्रोसेस फर्दर, प्रोडक्ट को स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेचें या फिर फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचें। प्रोडक्ट को स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेचें या फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचें। हम ये डिसीजन कैसे लेंगे भाई? मैंने कहा पहले एग्जांपल लो, टोयोटा ने एक्सएलआई बनाना शुरू की, कोरोला बनाना शुरू की, एक्सएलआई रेडी हो गई, 20 लाख में बेच दी। एक और चॉइस है भाई, इधर ही बेचें या फर्दर प्रोसेस करके जीएलआई बना के बेचें। ठीक है, अब ये डिसीजन कैसे लिया जाएगा? देखो, ये डिसीजन लेने के लिए ना, वेदर टू सेल प्रोडक्ट और स्प्लिट ऑफ पॉइंट और प्रोसेस फर्दर, इसके लिए दो हेड्स बनाए जाते हैं। एक हेड होता है इंक्रीमेंटल, यानी कि एक्स्ट्रा रेवेन्यू कितना आ रहा है, और इंक्रीमेंटल कॉस्ट, एक्स्ट्रा खर्चा कितना आ रहा है। एक्स्ट्रा रेवेन्यू एक्स्ट्रा कॉस्ट को कंपेयर करो, डिसीजन ले लो। अब जाहिर है जब आप प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करके बेचोगे तो एक्स्ट्रा रेवेन्यू आएगा। कैसे आएगा? सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट
सोल्ड आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। बेटा फर्दर प्रोसेस करके महंगे में बिकेगी ना, तो सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट और सोल्ड आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग का डिफरेंस लो, एक्स्ट्रा रेवेन्यू आएगा। कंपेयर करो एक्स्ट्रा कॉस्ट से डिसीजन ले लो। लाइक मैं तुम्हें इसकी मिसाल देता हूँ, तुम्हें मैं एक केस बना के देता हूँ। टोयोटा कंपनी ने कोरोला बनाना शुरू की, एक्सएलआई बनाई, 20 लाख में बेच दी। एक और ऑप्शन था, इसको फर्दर प्रोसेस करें, पावर विंडोज, पावर साइड मिरर्स लगाएं, 2 लाख का खर्चा करें और फिर जीएलआई बना के 23 लाख में बेच दें। अब तुमसे कोई पूछे बताओ इसको स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेचें या फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचें, तो बेटा ये डिसीजन लेने के लिए तुम बनाओगे दो हेड्स, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, इंक्रीमेंटल कॉस्ट। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आता है, एक्स्ट्रा रेवेन्यू आता है, सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, सोल्ड आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग का डिफरेंस। बताओ अगर इसको स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेचते हैं कितने में बिक रही है कोरोला? 20 लाख में। बताओ इसको अगर फर्दर प्रोसेसिंग के बाद बेचते हैं कितने में बिक रही है? 23 लाख। तो बताओ फर्दर प्रोसेसिंग की वजह से फायदा कितना हो रहा है? 3 लाख का। भाई 20 में बिक रही है ना, फर्दर प्रोसेस करके 30 में बिक रही है, तो एक्स्ट्रा फायदा कितना हो रहा है? 3 लाख। लेकिन क्या इसके लिए कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर करनी पड़ी? यस, 2 लाख की कॉस्ट बेयर करनी पड़ी। मेरा रेवेन्यू कॉस्ट को कंपेयर कर लो, डिसीजन ले लो कि भाई रेवेन्यू ज्यादा है, कॉस्ट कम है, फर्दर प्रोसेसिंग होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आपको जब भी डिसीजन लेना हो वेदर टू सेल प्रोडक्ट एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट और प्रोसेस फर्दर, हमेशा कंपेयर करो एक्स्ट्रा रेवेन्यू और एक्स्ट्रा कॉस्ट को और फिर डिसीजन ले लो। सही है। एक्स्ट्रा रेवेन्यू हमेशा सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट और सोल्ड आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग का डिफरेंस होगा। सही। अब इसका जो है पहली एग्जांपल करते हैं ताकि आप फॉर्मल एग्जांपल कर लें। और से सुना, एग्जांपल नंबर 1 कर रहा हूं, ये वाली। अ कंपनी मेक्स अ प्रोडक्ट ए। बेटा एक कंपनी प्रोडक्ट ए बना रही है, एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट 5000 यूनिट्स ऑफ ए कैन बी सोल्ड फॉर 10 पर यूनिट। कंपनी एक प्रोडक्ट ए बना रही है, एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट 5000 यूनिट्स ऑफ ए कैन बी सोल्ड फॉर 10 पर यूनिट। However, company can process A further to convert it into 4000 units of an advanced product AA to be sold for 20 per unit. Further costs are variable, 1 per unit of AA of fixed 4000. Requirement whether to sell product at split off point or process further. Repeat कर रहा हूँ, सवाल गौर से सुनो। पहली लाइन में a company makes a product A, कंपनी एक प्रोडक्ट बना रही है A, at split off point 5000 units of A can be sold for 10 per unit. Split off point पे 5000 units A के बिकते हैं 10 में। However, company can process A further. कंपनी इसको फर्दर प्रोसेस कर सकती है to convert it into 4000 units of an advanced product AA. कंपनी इसको फर्दर प्रोसेस कर सकती है, इसको कन्वर्ट कर सकती है 4000 units of an advanced product AA जो 20 में बिकेगी। Further cost will be as follows: variable 1 per unit of AA or fixed 4000. Decide whether to sell it at split off point or process further. ठीक है। अच्छा, अभी डिसीजन कैसे लोगे whether to sell it at split off point or process further? दो हेड्स बना लो, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, इंक्रीमेंटल कॉस्ट। सर इंक्रीमेंटल रेवेन्यू क्या होगा? सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, सोल्ड आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग का डिफरेंस, और इंक्रीमेंटल कॉस्ट जो भी खर्चा है, डिसीजन ले लो। चलो स्टार्ट करते हैं। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, सोल्ड आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग का डिफरेंस। ये बताओ अगर इस प्रोडक्ट को स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेचते हैं कितने यूनिट्स बिकेंगे? क्या लिखा हुआ है? एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट 5000 यूनिट्स कैन बी सोल्ड। स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे 5000 यूनिट्स बिकेंगे कितने में? 10 में। 50,000 आएगा। मैंने अपनी तरफ से थोड़ी, क्या सवाल कह रहा है कि एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट 5000 यूनिट्स कैन बी सोल्ड फॉर 10 पर यूनिट, तो 50,000 आएगा। अगर सोल्ड आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग करें तो कितने बिकेंगे? हाउएवर कंपनी कैन प्रोसेस इट फर्दर टू कन्वर्ट इट इनटू 4000 यूनिट्स ऑफ एन एडवांस प्रोडक्ट AA। फर्दर प्रोसेस करेंगे तो एडवांस प्रोडक्ट AA बन जाएगी 4000 यूनिट्स, जो कितने में बिकेगी? 80,000 आएगा। बेटा स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेचेंगे तो 5000 यूनिट्स बिकेंगे 10 में, 50,000 आएगा। फर्दर प्रोसेस करेंगे ना तो 4000 यूनिट्स बिकेंगे 20 में, 80,000 आएगा। तो बताओ फर्दर प्रोसेसिंग के बेनिफिट कितना होगा? 30,000। फर्दर प्रोसेसिंग से बेनिफिट कितना हुआ बेटा? 30,000। ठीक है। स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे 5000 यूनिट्स बिकने 10 में, 50,000 है। फर्दर प्रोसेस करेंगे तो एडवांस प्रोडक्ट बन जाएगी AA, 4000 बिकेंगे 20 में, 80,000 आएगा। फर्दर प्रोसेसिंग से एक्स्ट्रा रेवेन्यू कितना है? 30।
लेकिन कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट भी आएंगी इसके लिए। वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। बेटा फिक्स कॉस्ट कितनी है? 4000। वेरिएबल है 1 पर यूनिट। सर यूनिट्स तो दो हैं, 5000 4000। बेटा 1 पर यूनिट ऑफ डबल ए लिखा हुआ है, तो डबल ए के यूनिट से मल्टीप्लाई करो 4000 से। 1 पर यूनिट ऑफ ए लिखा हुआ होता ना, तो 5000 से मल्टीप्लाई करते हैं कि 5000 यूनिट है। 1 पर यूनिट डबल ए लिखा हुआ है तो 4000 यूनिट है, 4000। तो ये देखो एक्स्ट्रा कॉस्ट हो गई 8000। अब बताओ फर्दर प्रोसेसिंग से रेवेन्यू आ रहा है तुम्हारे पास 30,000 का, लेकिन कॉस्ट आ रही है 8,000। क्या रेवेन्यू ज्यादा है कॉस्ट से? तो फर्दर प्रोसेसिंग शुड बी डन। ठीक है, इसको कॉपी करो, कोई सवाल है पूछ लो, और बाकी फिर ये क्वेश्चन नंबर 2 जो बराबर में लिखा हुआ है फटाफट उसको करो, ताकि फिर हम जो है वो तुम्हें हैंड आउट दें।
अच्छा, बराबर में जो एग्जांपल उसको भी देख लो। अ कंपनी मेक्स अ प्रोडक्ट जेड, कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है जेड, एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट 6000 यूनिट्स ऑफ जेड कैन बी सोल्ड फॉर 9 पर यूनिट। स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे 6000 यूनिट जेड के बिकेंगे 9 में। हाउएवर कंपनी कैन प्रोसेस दैट फर्दर टू कन्वर्ट इट इनटू 2000 यूनिट्स ऑफ एन एडवांस प्रोडक्ट जेड प्लस। कंपनी को फर्दर प्रोसेस करके 2000 यूनिट्स एडवांस प्रोडक्ट के बना सकती है जो कि 30 में बिकेगी। फर्दर कॉस्ट वेरिएबल 0.5 पर यूनिट जेड, फिक्स 1000। वही वेदर टू सेल जेड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट प्रोसेस फर्दर। दो हेड्स, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, इंक्रीमेंटल कॉस्ट। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू दो चीजों का डिफरेंस है, सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट और सोल्ड आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग का डिफरेंस। सवाल पढ़ो, अगर स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बिकते हैं 6000 यूनिट्स, बिकते हैं 9 में, कितना? 54,000। फर्दर प्रोसेस करते हैं तो बेटा 2000 यूनिट्स बिकेंगे 30 में, 60,000। तो एक्स्ट्रा रेवेन्यू क्या है? 6000। एक्स्ट्रा कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट 1000 है, वेरिएबल कॉस्ट 0.5 पर यूनिट ऑफ जेड है, तो ये जेड के यूनिट से मल्टीप्लाई होगी 6000 से, 3000, 4000 बनी। रेवेन्यू ज्यादा है कॉस्ट से, फर्दर प्रोसेस कर दो। अब तो मैं दो हैंडआउट्स भेजे ग्रुप पे, उसमें 3 सवाल आते हैं, वो फटाफट करो फिर आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है? फटाफट कर लो जरा उनको।
चलो यार जरा इसके आंसर्स में तुम्हें बता देता हूँ। पहले वाले सवाल में अगर कंपनी टी को स्प्लिट ऑफ पॉइंट बेचती है 5000 यूनिट्स बिकेंगे, 3 में 15000। फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचती है तो 3000 यूनिट्स बिकेंगे, 10 में 30000। तो फर्दर प्रोसेसिंग से एक्स्ट्रा रेवेन्यू आया 15000 का। इसके लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट भी बेयर करनी पड़ी, वेरिएबल और फिक्स्ड। अहमद आवाज आपको नहीं आ रही है बेटा, आपका इंटरनेट इशू है कोई, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वेरिएबल है 2 पर यूनिट ऑफ टी प्लस। तो टी प्लस के 3000 यूनिट्स हैं, 6000 और फिक्स्ड है 7000। टोटल बन गया 13000। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कॉस्ट से ज्यादा है, फर्दर प्रोसेसिंग कर देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी डिसीजन लेने के लिए इंक्रीमेंटल रेवेन्यू इंक्रीमेंटल कॉस्ट को कंपेयर करना है, और वो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट और सोल्ड आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग का डिफरेंस है। बताओ सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट 4000 यूनिट्स बिकेंगे 30 में, 1,20,000 आया। फर्दर प्रोसेस करेंगे तो 2000 यूनिट्स 70 में बिकेंगे, 1,40,000। तो बताओ फर्दर प्रोसेसिंग से रेवेन्यू कितना बना भाई तुम्हारा, 20,000। लेकिन इसके लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट भी बेयर करनी पड़ेगी। वेरिएबल है 4 पर यूनिट ऑफ बी। तो बी के देखो आपके पास 4000 यूनिट्स हैं, 16000 और फिक्स्ड है 10,000, 26,000। रेवेन्यू कम है, कॉस्ट ज्यादा है, फर्दर प्रोसेसिंग ना कर, ठीक है। इन दोनों में कोई मसला है तो पूछो बेटा मेरे से। आज तो क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा है, कल वाली प्रॉब्लम का है। जॉइंट कॉस्ट बेटा 2 लाख है, 3 प्रोडक्ट्स हैं एबीसी, और क्वेश्चन कह रहा है वही कितनी कॉस्ट अपोर्शन होगी एबीसी में फिजिकल आउटपुट बेसिस से और वही सेल्स वैल्यू बेसिस से, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपने ये कहना है फिजिकल आउटपुट बेसिस, तो आप रेशो ले लें यूनिट्स प्रोड्यूस का, 10,000, 15,000, 14,000, 39,000।
और अगर आपने सेल्स वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस यूनिट्स का लेना है तो 2,25,000, 4,20,000, 8,45,000। सॉरी, दूसरा वाला 3,75,000 है। आप फिजिकल आउटपुट बेसिस से आपको कॉस्ट को अपोर्शन करना है तो ए बी सी के फिगर्स आ जाएंगे। फाइव 1,282, 7,6,923, 7,1795। और सेल्स वैल्यू से डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 4,02,01, 7,53,77, 8,44,22। ठीक है जी, मेरे ख्याल में क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू की नीड नहीं है, ना पूछा है, वरना अगर मांगता तो कॉस्ट अपोर्शन डिवाइडेड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस इनटू क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स हो जाता। ठीक है। नहीं बेटा, ऐसी तो मैंने आपको
अच्छा भी अब मेरी बात सुनो, तुम्हारी 2 प्रॉब्लम्स खत्म हो गई हैं, अब एक आखिरी प्रॉब्लम बची है, उसको सुन लो ताकि फिर हम उसके सवालात करके टॉपिक को एंड करें। तुमने पहली प्रॉब्लम भी देख ली, हाउ शुड जॉइंट कॉस्ट बी अपोर्शन्ड बिटवीन डिफरेंट प्रोडक्ट्स, तो हमने तुम्हें बता दिया एक फिजिकल आउटपुट बेसिस है और एक सेल्स वैल्यू बेसिस है। मैंने खाली स्लिप बनाई है, अंसार भाई से बात हुई थी और मैं करता हूँ फिर वो मतलब नहीं करता हूँ। आपके पास इंशाल्लाह एक तो और भी आनी है पेमेंट, वो आएंगी तो मैं आपको क्लियर करूंगा आज ही। अच्छा भाई, तो मैं ये कह रहा था, आपने तो पहली प्रॉब्लम पढ़ी थी ना, पहली प्रॉब्लम थी फिजिकल आउटपुट बेसिस। फिजिकल आउटपुट बेसिस में हमने डिसीजन ये लिया, फिजिकल आउटपुट बेसिस में हमने डिसीजन ये लिया कि हम जो है वो कॉस्ट को अपोर्शन करेंगे यूनिट्स प्रोड्यूस पर, सेल्स वैल्यू में सेलिंग प्राइस इनटू यूनिट्स प्रोड्यूस पर, ठीक है। दूसरा डिसीजन भी ले लिया, स्प्लिट ऑफ पॉइंट फर्दर प्रोसेस में बेचने का डिसीजन कैसे लिया जाता है। अच्छा भाई, आखिरी प्रॉब्लम, हाउ शुड इनकम फ्रॉम बाय प्रोडक्ट बी ट्रीटेड इन पीएनएल, बाय प्रोडक्ट की इनकम पीएनएल में कैसे ट्रीट की जाएगी। अब ये जरा सुनो मसला क्या है, मर्ज समझो क्या। देखो, तुम्हें मैं पढ़ा चुका हूं, बाय प्रोडक्ट है ना एक एक्सीडेंटल प्रोडक्ट है, मेरी बनाने की इंटेंशन नहीं थी, खुद ही खुद बन गई। बाय प्रोडक्ट एक एक्सीडेंटल प्रोडक्ट है, मेरी बनाने की इंटेंशन नहीं थी, खुद ही खुद बन गई। अब सर, बाय प्रोडक्ट एक एक्सीडेंटल प्रोडक्ट है, बनाने का इंटेंशन नहीं था, खुद ही खुद बन गई है। बेटा, इसकी वजह से ना तो इसको कोई कॉस्ट का शेयर दिया जाता है, ना इसका कोई पीएनएल बनता है। ना तो इसको कोई कॉस्ट का शेयर दिया जाता है, ना इसका कोई पीएनएल बनता है। बाय प्रोडक्ट एक एक्सीडेंटल प्रोडक्ट है, एक्सीडेंटल प्रोडक्ट होने की वजह से ना तो इसको कोई कॉस्ट का शेयर दिया जाता है, ना इसका कोई पीएनएल बनता है। लाइक मिसाल के तौर पे आपकी 1 लाख की कॉस्ट आई और आपने 3 प्रोडक्ट्स बनाई एबीसी, इसमें ये बाय प्रोडक्ट है, तो भाई ये 1 लाख की कॉस्ट तीनों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, सिर्फ ए और बी में होगी। बाय प्रोडक्ट तो बनानी नहीं थी, खुद ही खुद बन गई है, तो इसमें कोई कॉस्ट का शेयर नहीं जाएगा, ठीक है। और ना आप इसका कोई पीएनएल बनाओगे, कोई पीएनएल नहीं बनाओगे। रिपीट कर रहा हूं मैं, बाय प्रोडक्ट एक एक्सीडेंटल प्रोडक्ट है। एक्सीडेंटल प्रोडक्ट का मतलब है इसको बनाने का इंटेंशन नहीं था, प्रोसेस के नेचर की वजह से खुद ही खुद बन गई है। इसलिए मैं कभी भी इसमें कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूंगा अपनी। मेरी कॉस्ट 1 लाख की ए और बी की वजह से, इसी की वजह थोड़ी है, ये खुद ही खुद बन गई इसकी। ना मैं इसका पीएनएल बनाऊंगा, लेकिन इसको कंपनी बेचेगी जरूर, फेंकेगी नहीं, बेचेगी जरूर, पैसा आएगा ना। अब जैसे वो मैं कल एग्जांपल दे रहा था, क्रूड ऑयल को रिफाइन किया, डीजल पेट्रोल हाई ऑक्टेन बना, साथ ही ग्रीस भी बन गई। तो ग्रीस का ना कोई पीएनएल बनेगा, ना उसको कोई कॉस्ट का शेयर दिया जाएगा, लेकिन आप ग्रीस को फेंकोगे थोड़ी, बेचोगे। बेटा बेचोगे तो इनकम आएगी ना, बेचोगे तो इनकम आएगी। अब मसला यही है, उस इनकम को रिकॉर्ड किधर किया जाए, उस इनकम को रिकॉर्ड किधर किया जाए। बाय प्रोडक्ट का अपना तो कोई पीएनएल है ही नहीं ना, बाय प्रोडक्ट का अपना तो कोई पीएनएल है नहीं, वरना उसमें डाल देते। बाय प्रोडक्ट का कोई पीएनएल नहीं है, बाय प्रोडक्ट का कोई पीएनएल नहीं है, तो जाहिर सी बात है बाय प्रोडक्ट को बेच के जो इनकम आएगी, उस इनकम को मैं लिखूं किधर। बाय प्रोडक्ट को बेच के जो इनकम आएगी, उस इनकम को मैं लिखूं किधर। बेटा आप जवाब सुनो, उस इनकम को लिखा जाता है मेन प्रोडक्ट के पीएनएल में।
उस इनकम को लिखा किधर जाता है बेटा? मेन प्रोडक्ट के पीएनएल में। मेन प्रोडक्ट का हम पीएनएल बनाते हैं ना, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट आया, एक्सपेंसेस माइनस किए, नेट प्रॉफिट आ गया। तो बाय प्रोडक्ट की इनकम को कहां लिखें भाई? इसका अपना थोड़ी पीएनएल है, उसमें डाल देते, उसको मेन के पीएनएल में लिखा जाता है। सर मेन के पीएनएल में कहां? 4 अलाउड ट्रीटमेंट है। पहला अलाउड ट्रीटमेंट पता है क्या है? इनकम फ्रॉम बाय प्रोडक्ट शैल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट सोर्स ऑफ इनकम। बाय प्रोडक्ट की इनकम को अदर इनकम मान लो, पूरा पीएनएल बना लो, और जो 1000 रुपए अगर इनकम आ रही है ना, अदर इनकम में डाल दो। ठीक है, 1000 रुपए की अगर इनकम आ रही है तो उसको अदर इनकम में डालो। एक ही अलाउड ट्रीटमेंट। दूसरा अलाउड ट्रीटमेंट पता है क्या? इनकम फ्रॉम बाय प्रोडक्ट शैल बी एडेड टू सेल्स वैल्यू ऑफ मेन प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट की अगर 1000 रुपए की इनकम है ना, तो उसको सेल्स में ऐड कर लो इधर। इसका एक और नाम भी है, क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि सेल्स में ऐड करना या सेल्स को क्रेडिट करना एक ही बात है। सेल्स में कोई चीज ऐड करते हो तो सेल्स क्रेडिट होती है ना। तो बाय प्रोडक्ट की इनकम को सेल्स में ऐड कर दो या क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट कर लो, एक ही बात है। ठीक है, तीसरा अलाउड ट्रीटमेंट है, इनकम फ्रॉम बाय प्रोडक्ट शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट की इनकम को प्रोडक्शन कॉस्ट में से माइनस कर दो। पीएनएल में एक जगह होती है ना प्रोडक्शन कॉस्ट, तो बाय प्रोडक्ट की इनकम को प्रोडक्शन कॉस्ट में से माइनस कर दो। इसका भी एक और नाम है, क्रेडिटेड टू प्रोसेस अकाउंट। प्रोडक्शन कॉस्ट में से माइनस करने का एक और नाम भी है, जैसे मैं क्या कह रहा हूं बेटा, क्रेडिटेड टू प्रोसेस अकाउंट। बाय प्रोडक्ट की इनकम के ट्रीटमेंट समझो। पहला ट्रीटमेंट है बाय प्रोडक्ट की इनकम को अदर इनकम मान लो, अदर इनकम लिख लो 1000 रुपए की। दूसरा अलाउड ट्रीटमेंट है उसको सेल्स में ऐड कर दो, सेल्स में ऐड कर दो उसको। तीसरा है प्रोडक्शन कॉस्ट में से माइनस कर दो। और चौथा है एनआरवी ऑफ बाय प्रोडक्ट शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट में से इनकम को ना माइनस करो, एनआरवी को माइनस करो। सर ये एनआरवी क्या होती है? एनआरवी नेट रियलाइजेबल वैल्यू होती है सेलिंग प्राइस लेस ऑल कॉस्ट स्टिल टू बी इनकर्ड इन मेकिंग प्रोडक्ट रेडी टू सेल एंड डिलीवरिंग इट टू कस्टमर। सेलिंग प्राइस लें, उसमें से वो तमाम खर्चे माइनस करें जो एक प्रोडक्ट को कस्टमर के घर तक पहुंचाने में इनकर आ रहे हैं, ऑफिस तक पहुंचाने में इनकर आ रहे हैं, एनआरवी आ जाएगी। सेलिंग प्राइस लें, उसमें से वो तमाम खर्चे माइनस कर दें जो एक प्रोडक्ट को कस्टमर के घर तक पहुंचाने में इनकर आ रहे हैं, एनआरवी आ जाएगी। लाइक तुम देखते हो ना ये पिज्जा हट वाले, आपने इनको कॉल किया, बोला भाई एक पिज्जा भिजवा दो 1000 रुपए वाला, इन्होंने कहा हम फ्री डिलीवरी देते। ठीक है, पिज्जा हट वालों ने आपको पिज्जा दिया 1000 रुपए का, फ्री डिलीवरी, आपके घर पे डिलीवर करके चले गए, आपने उनको 1000 रुपए दिए। अब यार उन्होंने आपको फ्री डिलीवरी ऑफर की है, उनको थोड़ी फ्री में पड़ी है, उनकी तो पेट्रोल की कॉस्ट आई है ना, बाइक की कॉस्ट आई है ना। तो पिज्जा हट वाले लेट सपोज आपको पिज्जा डिलीवर करने हैं ना 1000 रुपए का, उनके 50 रुपए पेट्रोल पे खर्च हो गए, आपसे नहीं, फ्री डिलीवरी थी, उनका तो खर्च हुआ ना। तो पिज्जा हट वाले अब रिकॉर्डिंग क्या करेंगे? पिज्जा हट वाले कहेंगे कि इस पिज्जा की सेलिंग प्राइस थी 1000 रुपए, पिज्जा की सेलिंग प्राइस 1000 रुपए थी, 50 रुपए हमारे खर्च हो गए प्रोडक्ट को कस्टमर के घर तक पहुंचाने में, तो हमने ट्रांजैक्शन से नेट रियलाइज कितना किया? 950। सेलिंग प्राइस 1000 रुपए और उसमें से उन्होंने माइनस किया 50 रुपए जो प्रोडक्ट को कस्टमर के घर तक पहुंचाने में इनकर हुए, एनआरबी। अच्छा अभी तो बाय प्रोडक्ट का टॉपिक है ना, ये सिर्फ थ्योरी है, रिपीट कर रहा हूं, बाय प्रोडक्ट आपकी एक्सीडेंटल प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट आपकी एक्सीडेंटल प्रोडक्ट है। एक्सीडेंटल प्रोडक्ट का मतलब क्या है? इसको बनाने का मेरा इंटेंशन नहीं था, प्रोसेस के नेचर की वजह से खुद ही खुद बन गई है। बाय प्रोडक्ट मेरी एक्सीडेंटल प्रोडक्ट है।
एक्सीडेंटल प्रोडक्ट का मतलब क्या है? इसको बनाने का इंटेंशन नहीं था, प्रोसेस के नेचर की वजह से खुद ही खुद बन गई है। बिकॉज ऑफ दिस कि मैं इसको बनाना नहीं चाह रहा था, ये खुद ही खुद बन गई है। ना तो मैं इसका पीएनएल बनाता हूँ, ना इसको कॉस्ट का कोई शेयर देता हूँ, लेकिन मैं इसको फेंकूंगा नहीं, बेचूंगा। बेटा बेचूंगा तो इनकम आएगी ना। सवाल ये उस इनकम को लिखा कहाँ जाए? बेटा उस इनकम को लिखा जाता है मेन के पीएनएल में, जो मेन प्रोडक्ट होती है ना उसके पीएनएल में लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाएगा मेन के पीएनएल में? पहला अदर इनकम डाल दो, दूसरा सेल्स में ऐड कर दो या क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट, तीसरा प्रोडक्शन कॉस्ट से माइनस कर दो, क्रेडिट टू प्रोसेस अकाउंट, और चौथा एनआरवी को माइनस। ठीक है। सवाल में एग्जामिन जो है ना सिर्फ ये दो होंगे, नंबर 2 और नंबर 3, क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट और क्रेडिटेड टू प्रोसेस अकाउंट। क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट का क्या मतलब है? सेल्स में ऐड कर दो। क्रेडिटेड टू प्रोसेस अकाउंट का मतलब है प्रोडक्शन कॉस्ट से माइनस कर दो। सिर्फ एग्जामिन नंबर 2 और नंबर 3 होगा। कैसे एग्जामिन होगा? तुम्हारे अपोर्शनमेंट के सवालात में। कैसे एग्जामिन होगा बेटा? तुम्हारे अपोर्शनमेंट के सवालात में। 2 सवालात दे रहा हूं, फिर कुछ तुम्हें प्रैक्टिस करने को देता हूं। टॉपिक समझो खत्म हो गया, बस आखिरी कुछ सवालात हैं। तुमने तीनों प्रॉब्लम सुन ली हैं। अब तुमने प्रॉब्लम नंबर 1 सुन ली है पूरी। जॉइंट कॉस्ट अपोर्शन करनी है, फिजिकल आउटपुट से करो, सेल्स वैल्यू से करो, हो गई बात खत्म। तुमने प्रॉब्लम नंबर 2 भी सुन ली है, स्प्लिट ऑफ पॉइंट या फर्दर प्रोसेस का डिसीजन कैसे लिया जाता है, सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, सोल्ड आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। प्रॉब्लम नंबर 3, बाय प्रोडक्ट की इनकम को लिखें कहां? मेन के पीएनएल में। कहां? अदर इनकम, सेल्स में ऐड करना, प्रोडक्शन कॉस्ट से माइनस करना, एनआरवी को माइनस कर देना। अब एग्जामिन सिर्फ नंबर 2 और नंबर 3 हो रहा है, और कोई एग्जामिन नहीं होगा। या तो क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट एग्जामिन होगा या क्रेडिटेड टू प्रोसेस अकाउंट। कहाँ एग्जामिन होगा? तुम्हारे कल जैसे सवालात में। अब जरा सुनो, जॉइंट कॉस्ट है 1 लाख, प्रोडक्ट्स बनी है 3, एक्स वाई और जेड, और लिखा हुआ एक्स बाय प्रोडक्ट है। यूनिट्स प्रोड्यूस दिए हुए हैं, यूनिट्स सोल्ड दिए हुए हैं, और सेलिंग प्राइस। एक लाइन लिखी हुई है, इनकम फ्रॉम बाय प्रोडक्ट इज क्रेडिटेड टू प्रोसेस अकाउंट। ठीक है, बस ये लाइन आएगी या क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट आएगी। इनकम फ्रॉम बाय प्रोडक्ट इज क्रेडिटेड टू प्रोसेस अकाउंट है, क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, और एग्जामिनेबल है। हाउ मच कॉस्ट विल बी अपोर्शन टू ए बी यूजिंग फिजिकल आउटपुट बेसिस। ये तो तुम जानते हो कितनी कॉस्ट अपोर्शन करनी है फिजिकल आउटपुट बेसिस। अच्छा, एक बात देख रहे हो, 1 लाख की कॉस्ट है, 3 प्रोडक्ट्स बनी है। सॉरी, ये एक्स वाई, एक्स और वाई, मैंने ए बी गलत लिख दिया, एक्स और वाई। अच्छा, तुम एक चीज नोटिस करो, जॉइंट कॉस्ट 1 लाख है, 3 प्रोडक्ट्स बनी है एक्स वाई जेड। तुम्हारा मूड हो रहा होगा यार मैं 1 लाख की कॉस्ट को तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करूं। रिक्वायरमेंट क्या है? हाउ मच कॉस्ट विल बी अपोर्शन टू एक्स वाई। बताओ एक्स वाई में कितनी कॉस्ट जाएगी? क्योंकि देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया, बाय प्रोडक्ट जेड एक्सीडेंटल प्रोडक्ट है, इसको बनाने का इंटेंशन नहीं था, खुद ही खुद बन गई है, तो इसको कोई कॉस्ट का शेयर नहीं दिया जाएगा, ना इसका कोई पीएनएल। 1 लाख तीनों में नहीं बटेगा, सिर्फ एक्स वाई में बटेगा। ये तो रिक्वायरमेंट है, हाउ मच कॉस्ट विल बी अपोर्शन टू एक्स वाई इन फिजिकल आउटपुट बेसिस। अब तुम अच्छी तरह जानते हो फिजिकल आउटपुट बेसिस में यूनिट्स प्रोड्यूस का रेशो लिया जाता है, तो बेटा यूनिट्स प्रोड्यूस का रेशो ले लो। बस एक छोटा सा काम तुम्हें करना है, काश इसमें जेड नहीं होता, काश इसमें जेड नहीं होता। ये तो बच्चों वाला सवाल था भाई, 1 लाख की कॉस्ट है, 2 प्रोडक्ट्स हैं, फिजिकल आउटपुट बेसिस पे पोर्शन कर दो, कहानी खत्म। ये तो कल वाला सवाल बन जाता ना, जेड नहीं होता तो। 1 लाख की कॉस्ट है, 2 प्रोडक्ट्स हैं, एक्स वाई डिस्ट्रीब्यूट कर दो, फिजिकल आउटपुट पे सेल्स वैल्यू। मसला सिर्फ ये बाय प्रोडक्ट है। एक एडिशनल स्टेप बेटा, बाय प्रोडक्ट को ना सवाल से खत्म करना है, सवाल से खत्म करना है। कैसे?
अगर लिखा हो ना इनकम इज क्रेडिटेड टू प्रोसेस अकाउंट, तो देखो बाय प्रोडक्ट की इनकम कितनी है, 500 यूनिट्स, सॉरी 400 यूनिट्स बेचे हैं 2 के हिसाब से। इनकम प्रोड्यूस यूनिट्स पे नहीं आती, इनकम सोल्ड यूनिट्स पे आती है। तो बाय प्रोडक्ट की इनकम कितनी है, 2 रुपए पर यूनिट इंटू 400, 800। बाय प्रोडक्ट को खत्म करो उसकी इनकम को ट्रीट करके। अब वो क्या क्या रहा है, इनकम इज क्रेडिटेड टू प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट करने का मतलब क्या है, ट्रीटमेंट नंबर सी का मतलब क्या है, क्रेडिटेड टू प्रोसेस अकाउंट का मतलब क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट से माइनस करनी है। क्रेडिटेड टू प्रोसेस अकाउंट का मतलब क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट से माइनस करनी है। तो इस 800 रुपए का प्रोडक्शन कॉस्ट से माइनस कर दो। बाय प्रोडक्ट की जो इनकम है ना 800, उसको प्रोडक्शन कॉस्ट से माइनस कर दो, क्योंकि क्रेडिटेड टू प्रोसेस अकाउंट लिखा हुआ है। अब बेटा कॉस्ट बची है 99,200, एक्स वाई में डिस्ट्रीब्यूट कर दो फिजिकल आउटपुट में। फिजिकल आउटपुट में रेशियो यूनिट्स प्रोड्यूस कर लूंगा, 1000 2000, सम क्या बन गया 3000। एक्स का शेयर निकालना है 1000 ओवर 3000 इंटू 99,200। वाई का शेयर निकालना है 2000 ओवर 3000 इंटू 99,200। ठीक है, डबल 3077 66133। पूरे 99,200 डिस्ट्रीब्यूट हो गए एक्स वाई में फिजिकल आउटपुट बेसिस पे। भाई फिजिकल आउटपुट बेसिस तो पता था ना, यूनिट्स प्रोड्यूस का रेशियो लेना है, यूनिट्स प्रोड्यूस का रेशियो ले लिया। लेकिन बस बाय प्रोडक्ट दिया है ना, उसको कैंसिल करो। कैसे, उसकी इनकम 800 रुपए को क्रेडिटेड टू प्रोसेस अकाउंट में, तो प्रोडक्शन कॉस्ट में से माइनस कर दो। प्रोडक्शन कॉस्ट 800 में से माइनस कर दिया, 99,200 की कॉस्ट बची, डिस्ट्रीब्यूट होगी। सुनते रहना। अगली एग्जांपल, जॉइंट कॉस्ट 2 लाख है बेटा, 3 प्रोडक्ट्स हैं, पीक्यूआर आर बाय प्रोडक्ट है, वही सबके यूनिट्स प्रोड्यूस, यूनिट्स सोल्ड, सेलिंग प्राइस दी हुई है। अच्छा, एक और बात बस लिखी हुई आ सकती है, 2 ट्रीटमेंट्स एग्जामिनेबल है, इसके अलावा कोई एग्जामिनेबल नहीं है। इनकम फ्रॉम बाय प्रोडक्ट इज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। बाय प्रोडक्ट की इनकम सेल्स अकाउंट में क्रेडिट होगी, यानी कि सेल्स में ऐड होगी। क्रेडिटेड टू प्रोसेस अकाउंट का क्या मतलब है, प्रोडक्शन कॉस्ट से माइनस हो रही है, क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट सेल्स में ऐड होगी। वही हाउ मच कॉस्ट विल बी प्रोपोर्शन टू पीक्यू, कॉस्ट तो पीक्यू में ही जाएगी ना, यूजिंग सेल्स वैल्यू बेसिस। अब तुम्हें पता है सेल्स वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस यूनिट्स बेसिस में तुम सेलिंग प्राइस इनटू यूनिट्स प्रोड्यूस का रेशियो लेते हो। 8 इंटू 10,000 80,000, और 9 इंटू 12,000 1,08,000, 198,000 का रेशियो लेते हो, 80 और 108, ठीक है, 108,000। काश बाय प्रोडक्ट नहीं होता, 1 सेकंड का सवाल था, 2 लाख की कॉस्ट है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती सेल्स वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट है। बेटा पहला काम बाय प्रोडक्ट को खत्म करना है। कैसे खत्म करना है, कैसे खत्म करना है भाई, क्रेडिटेड टू प्रोसेस अकाउंट लिखा हो ना, तो इसकी जो इनकम है ना 2,000 रुपए, उसको तुम कॉस्ट में से माइनस कर दे। क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट लिखा हुआ है ना, तो कॉस्ट में से माइनस नहीं होगी, ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। भाई क्रेडिटेड टू प्रोसेस अकाउंट लिखा हुआ है ना, तो तुम्हें कॉस्ट में से माइनस करनी है। क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट लिखा हुआ है तो माइनस नहीं करनी, बस ऐसे ही खत्म कर दो, क्योंकि सेल्स में ऐड करनी है ना, सेल्स तो आएंगी तुम्हारे सामने। बस अब इसको 2 लाख की कॉस्ट को पीक्यू में अपोर्शन करो, पी 80,000 रेशो ओवर 198,000 इंटू 2 लाख, और क्यू 108 198 2 लाख। एट जीरो 109,092। तो बस ये मिक्स होके आ जाएंगे सवाल, सॉरी 188,000। तो बस मिक्स होके आ जाएंगे सवाल, ठीक है ना।
बाय प्रोडक्ट होगा, आपका ऑब्जेक्टिव है बाय प्रोडक्ट ना हो तो आसान सवाल है। बाय प्रोडक्ट है, कैंसिल करो। कैसे? या तो क्रेडिटेड टू प्रोसेस अकाउंट लिखा हुआ है तो ऊपर कॉस्ट में से माइनस कर दो, क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट लिखा हुआ है तो आप माइनस ना करो। ठीक है, कंप्लीट कर लो बेटा इसको। सर बिलाल शेख का बता दें।
अच्छा, पहले मेरा मूड हो रहा था कि ये असाइनमेंट रखें, लेकिन असाइनमेंट नहीं, ये आप 3 सवाल मैंने दिए, इनको आप क्लास में ही कर लें, ठीक है। 10 मिनट्स का हार्डली काम है, और जो है इसको आप कंप्लीट कर लें, ठीक है, तीनों क्वेश्चंस को। अच्छा, तीनों क्वेश्चंस करते वक्त बस 2 नोट्स का ख्याल रखना। कभी कभार है ना, अपोर्शनमेंट का मेथड बताता नहीं है कि फिजिकल आउटपुट से करो, सेल्स वैल्यू से करो, तो एग्जामिनर की इंस्ट्रक्शन है हमेशा सेल्स वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस यूनिट्स प्रेफर करना। अपोर्शनमेंट का कभी कभार मेथड बताएगा नहीं कि फिजिकल आउटपुट यूज करो, सेल्स वैल्यू यूज करो, तो एग्जामिनर की इंस्ट्रक्शन है सेल्स वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस यूनिट्स यूज करना, ठीक है। और दूसरा, कभी अगर बाय प्रोडक्ट के बारे में बताए ना कि क्रेडिटेड टू प्रोसेस अकाउंट या क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, तो हमेशा क्रेडिटेड टू प्रोसेस अकाउंट फॉलो करना, ठीक है। अब ये 3 सवाल करो, सॉल्यूशंस देते हैं, फिर क्लास ऑफ करते हैं।
चलो यार बस अब इसका आइडिया लो ताकि बात खत्म हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें 2 लाख कॉस्ट है, दो प्रोडक्ट्स हैं ए और बी, यूनिट्स प्रोड्यूस यूनिट सोल्ड, सेलिंग प्राइस दी हुई है, हाउ मच कॉस्ट विल बी अपोर्शन टू एंड। पहली बात तो ये इसमें बाय प्रोडक्ट है ही नहीं, ठीक है ना, बाय प्रोडक्ट इस सवाल में है ही नहीं, तो टेंशन ही नहीं है। अब कॉस्ट अपोर्शन करनी है कौन से मेथड से, बेटा कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो मैंने क्या बताया था, सेल्स वैल्यू प्रेफर होगा 10 इंटू 10,000 1 लाख, और 15 इंटू 9,000 1,35,000, 235,000 का रेशो लेके जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे है, जॉइंट कॉस्ट 4 लाख है, 3 प्रोडक्ट से जिनमें एक बाय है, पहले बाय को खत्म करना है। बेटा बाय प्रोडक्ट को खत्म कैसे करना है, उसकी इनकम को क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, तो मैंने आपको समझाया क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट में कुछ माइनस नहीं होती, ठीक है। जब क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट में कुछ माइनस नहीं होगा तो ये ऐसे ही खत्म हो जाएगा। बस अब फिजिकल आउटपुट बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 5,000 और 4,000 का रेशो ले लो, 9,000 उसमें इस 4 लाख को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, उसमें आप देखो बाय प्रोडक्ट है वो खत्म कैसे होगी, कुछ नहीं लिखा हुआ कि भाई इनकम का क्या करे, तो मैंने कहा था इसकी जो 1,000 रुपए की इनकम है ना उसको क्रेडिटेड टू प्रोसेस अकाउंट, इसमें से माइनस कर दो 2 लाख में से, 199,000 बचा, उसको डिस्ट्रीब्यूट करो। सर अपोर्शनमेंट का मेथड भी नहीं लिखा हुआ तो सेल्स वैल्यू यूज कर लो, 10 इंटू 8,000 80,000 और 8 इंटू 5,000 40,000 के रेशियो में इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। इसको कंप्लीट कर लो, कोई परेशानी हो पूछ लेना। ये चैप्टर खत्म है, नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है।